हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में आर एनवायरनमेंट में हम बात करने वाले हैं एयर की। इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वायुमंडल के अगर हम संगठक की बात करें तो कंपोजिशन किन किन गैसेस से या किन परसेंटेज में मिलकर बना है। सेकेंड, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की कि इसकी जो संरचना है वह क्या है, इसकी कितनी जो लेयर्स होती है, उन लेयर्स के क्या इंपॉर्टेंट क्या फीचर्स है उस पर बात करेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट के अंतर्गत हम इनके जो एलिमेंट्स है, टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, विंड है, मॉइस्चर है, ठीक है, तापमान है, वायु दाब है, पवन है एंड आर्द्रता है, इस पर बात करेंगे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर साथ साथ देखते जाएंगे यूपीएससी के पीटी के पीवाईक्यू और मेंस में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड। चूंकि इसमें हम बात करने वाले हैं गैसेस की, गैसेस में बात करेंगे CO2 की, और जो CO2 है वह ग्रीन हाउस गैस है ना, वो उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और कैसे ग्लोबल जो वार्मिंग है इसको लेकर कैसे रोका जाए, क्या बाकी सारी बातें हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आज का क्लास होगा। अब तक देखो हम बात कर चुके हैं एनवायरनमेंट क्या है, और काफी सारा होमवर्क मैं आपको दे रही हूं। याद रखना, जो जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, आपका ठीक तरीके से जो कॉन्सेप्ट, देखो जब किसी एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसको साथ ही निपटा डालो। अगर संसद पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि उसको खत्म ही कर दो, चीजें एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। एनवायरनमेंट का कोई सेपरेट चैप्टर जब आप बाद में पढ़ोगे, आप मान लीजिए यहां पर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो जितने अच्छे से आप यहां पर कनेक्ट कर पाओगे ना, चाहे हम साइक्लोन की बात करें, ठीक है, चाहे हम ये देखें कि बांग्लादेश में साइक्लोन, अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे, है ना, तो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन है वे ज्यादा हिट करते हैं, क्यों? अरब सागर की बात करें तो वहां पर कम हिट करते हैं, क्यों? वहां की जो कंडीशंस है, अगर हम मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की बात करेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बार बार बढ़ गई है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा क्यों बढ़ गई है, उसका कारण छुपा हुआ है बेसिक में, है ना, उसका कारण छुपा हुआ है बेसिक में। इन सब की आज हम बात करने वाले हैं। हम इनसाइडर अर्थ एंड अर्थ चेंजिंग अर्थ की बात कर चुके, बहुत कुछ हमने इसमें एक्स्ट्रा भी पढ़ा, है ना। आज हम बात करने वाले हैं एयर की। आज हम बात करने वाले हैं एयर की, कल हम बात करेंगे वाटर की। चूंकि देखो छोटे छोटे चैप्टर थे, पहले मैंने आपसे कहा था कि एयर एंड वाटर हम साथ में पढ़ लेंगे, जैसे कि इनसाइड द अर्थ एंड अर्थ चेंजिंग हम साथ में पढ़ लेंगे। बट क्या है कि जब इसको बढ़ाया गया तो ऑलरेडी एक सवा घंटा हो चुका था, और चूंकि बेसिक से हम चल रहे हैं, आपके एडवांस के लिए आपका ओनली आईएएस इंग्लिश एंड ओनली आईएएस हिंदी वाला चैनल तो है ही स्पेशली, है ना। तो यहाँ पर हम जो है बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसलिए आराम आराम से कवर करते हैं, क्योंकि बेसिक के साथ साथ स्टैंडर्ड भी है, करंट भी है। तो ये मत सोचना कि केवल एनसीईआरटी पढ़ा रही है मैम, काफी सारी चीजें हम जान रहे हैं, ठीक है। चलो, सो इसके बाद वाटर के बाद दो चैप्टर और है, शुरू करते हैं एयर की। एयर का मतलब क्या है, एयर मतलब क्या, ठीक है। एयर मतलब क्या, अगर हम अपने पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के चारों तरफ जो एक वायुमंडल है ना, जो एक ब्लैंकेट है, जो एक गैसेस का ब्लैंकेट है, एक जो गैसेस का ब्लैंकेट है उसको हम क्या कह देते हैं, एटमॉस्फेयर, है ना, उसे ही हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। तो यहाँ ये जो एटमॉस्फेयर, इसमें बहुत सारी गैसेस है, और उनका जो परसेंटेज है, जो कंपोजिशन है, हम देखेंगे कि अलग अलग गैसेस अलग अलग परसेंटेज में अवेलेबल है, ठीक है। अगर ये ब्लैंकेट ना हो तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने देखा था कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है आपकी, वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वह अपने एक्सिस पर राउंड कर रही है, ठीक है, उसको हम दैनिक गति कहते हैं। और अगर पृथ्वी का जो घूमना है वह रुक जाए तब क्या होगा, तो एक पार्ट जो सूर्य के सामने नहीं है उस पर हमेशा के लिए रात हो जाएगी, और दूसरा जो हमेशा सूर्य के सामने है उसमें हमेशा दिन रहेगा। और ऐसे में जो अभी आपको लाइबल कंडीशंस दिखती हैं अर्थ की, वो खत्म हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम कहें कि ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर है हम इसको हटा दें तब क्या होगा। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, ये बीच बीच में मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। और अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप पृथ्वी के चारों तरफ जो एक वायु की एक घनी चादर देखते हैं, ह्यूज एक ब्लैंकेट देखते हैं, बस यही एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। हम अपने जीवन के लिए, हम सर्वाइव करने के लिए इसी एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट है, इन्हीं एयर्स पर डिपेंडेंट है ना। तो यहाँ पर अगर हम जीवित हैं, अगर हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है कि हम अर्थ के सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहां पर द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट। देखो यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, कि यहां पर हम सांस ले रहे हैं
और जो हार्मफुल इफेक्ट है हम उससे बच रहे हैं। जैसे कि इसमें आगे जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम देखते हैं एटमॉस्फेयर को कई लेयर्स में जो है वह डिवाइड किया है। स्पेशली हम इसकी 5 डिफरेंट लेयर्स की बात करते हैं। तो जब तक आप कमेंट करके सोचते रहिए कि ये जो सन की रेज आती है जिसमें कि अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं वह होती हैं जो कि हमें स्किन डिसीजेस, स्किन कैंसर जैसी चीज जो डिसीजेस है वह करा सकती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किस लेयर में होगा, है ना। तो यहां पर ये क्या करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल इफेक्ट से। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। ब्लैंकेट ना हो तो दोपहर में, है ना, जो दिन है वो एकदम, आपने देखा है ब्रेड कैसे सिक जाता है, बस वैसे ही हम लोग भी बेक्ड हो जाएंगे। तो सन की जो अगर हम सूर्य की रोशनी की बात करें, किरणों की बात करें, इतनी तेज होगी कि झुलस जाएगी ये जो पृथ्वी पर आप जीवन, पेड़ पौधे, जो भी लिविंग थिंग्स दिख रही हैं। और नाइट की अगर हम बात करिए, जो एटमॉस्फेयर अगर ना हो, तब हम देखेंगे कि इतना ज्यादा ठंड हो जाएगी, एकदम फ्रीज हो जाएगी सारी चीजें। एंड सो इट इज द मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल, है ना। अगर यहाँ पर जीने की कंडीशंस है तो ये किसके कारण है, ये एटमॉस्फेयर के कारण है, ठीक है। ये किसके कारण है, एटमॉस्फेयर के कारण है। तो आप एटमॉस्फेयर का एक परिचय समझ चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं, AIR मत पढ़ लेना, है ना, AIR, वरना न्यूज पे भी जा सकते हो, ऑल इंडिया रैंक पे भी जा सकते हो। एयर, वायु की हम बात कर रहे हैं। अब देखो, इसमें हमें बात करना है, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो है 1, 2 एंड 3। नोट्स आपको हेल्प तो करते ही होंगे, है ना। जो नोट्स आप बनाते हैं डेली डेली, आपको हेल्प तो काफी मिल जाती होगी नोट से। सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, देखो, वायुमंडल का संगठन, संगठन, हाँ यही होगा, संगठन, है ना। संगठन मत लिखना, वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। कंपोजिशन की हमें यहाँ बात करनी है। वायुमंडल का जो संगठन है, मतलब किन किन गैसेस से मिलकर जो ये पूरा वायुमंडल है वह बना हुआ है, तो ये बेसिकली इसका कंपोजिशन होगा, है ना। सेकंड हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। सेकंड हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी संरचना, मतलब कितनी लेयर्स में बेसिकली ये जो पूरा वायुमंडल है इसको डिवाइड किया गया है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द एयर, एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और थर्ड इसमें हम बात करेंगे वेदर की एंड क्लाइमेट की। देखेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में, और यहीं पर ग्लोबल वार्मिंग की भी चर्चा कर लेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट की हम बात करेंगे, देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वेदर यानी कि मौसम, और क्लाइमेट यानी कि जलवायु, है ना। क्लाइमेट यानी कि जलवायु। अब देखो, वेदर, और यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, अब देखो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि जो वेदर और क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो क्या इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वे सेम है। डेफिनेटली सेम है ना, केवल लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म का अंतर है। तो यहां पर हम बात करेंगे टेम्परेचर की, टेम्परेचर, तापमान की बात करेंगे। हम इसमें बात करेंगे वायु दाब की, एयर प्रेशर की, एयर प्रेशर, वायु दाब, विंड की बात करेंगे, पवन की बात करेंगे, और देखेंगे मॉइस्चर, आर्द्रता। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आपको साइड में छोटा सा बता दिया गया है, जो है साइक्लोन, है ना, जो कि है साइक्लोन। इसे भी एक तरह से हम वायुमंडलीय दशा ही कहते हैं, साइक्लोन, इसको भी हम यहां पर पढ़ लेंगे। साइक्लोन, और साइक्लोन के साथ मैं आपको बताऊंगी एक क्वेश्चन मेंस का, ठीक है, जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो ये है आपका चैप्टर।
तो हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, एयर की, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। अगर हम एयर की बात करेंगे फ्रेंड्स, एयर का मतलब क्या हो गया, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया कि अर्थ इज, क्लास के साथ साथ मुझे लगता है कि आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लास में मैं आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों चीजों में बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन भी देख रहे हैं, है ना, मैं आपको पढ़ा भी दे रही हूँ और यहाँ पे लिखा भी दे रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा आपको कोई सरल तरीका हो सकता है बताने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों कोशिश करो कि क्लास में इतने ज्यादा अटेंटिव होकर चीजों को देखो कि यही के यही याद हो जाए आपको, है ना। तो यहाँ पर देखो, जब हम एयर की बात करेंगे, आवर अर्थ इज सराउंड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, by a huge blanket of air, blanket of air is called atmosphere, is called वायुमंडल, is called वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ, है ना, जो सराउंडिंग, जो वायु के एक तरह से हम कहें ये ब्लैंकेट है, और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, तो देखो ये ब्लैंकेट ही है जो कि हमें बेक्ड होने से या फ्रीज होने से बचाता है, और हमारा जो अर्थ है वह बेसिकली एक लाइव कंडीशन में, लाइवल जो कंडीशन है वह यहाँ पर रहती हैं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको कंपोजिशन बता देती हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें कौन कौन सी गैसेस होती है, उनका थोड़ा सा हम कंपोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। चलो कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन देखें, थोड़ा सा पहले मैं आपको ये इतना रीड करा देती हूँ पैराग्राफ, देन फिर हम पढ़ते हैं। कंपोजिशन ऑफ द एयर, डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन व्हाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। अच्छा ये बताओ कि अगर हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है, सबसे ज्यादा जो मौजूदा गैस है, और अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं इसी एटमॉस्फेयर में, तो डेफिनेटली वो गैस भी हमारे अंदर जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो जो कंपोजिशन है, मान लीजिए अगर हम इस पाई चार्ट से दिखाएं तो लगभग 78% जो है फिर नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन को एंट्रोजन भी दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन, तो हम अगर सांस ले रहे हैं तो आपको लगता है कि हम इतना फिल्टर कर पाते हैं कि केवल हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, हम और भी जो गैसेस वायुमंडल में उसको भी, तो तभी तो बात है कि हवा जहरीली हो जाती है। तो हम अगर इतना अच्छा सिस्टम, इतना अच्छा फिल्टर सिस्टम होता कि जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बींग्स है, वे केवल उसमें से ऑक्सीजन ले पाते, तब तो बहुत बढ़िया हो जाता, तब तो हमें जो भी रेस्पिरेटरी जो डिसीजेस है वह नहीं होती। क्यों WHO ये कहता कि अगर ठंड बढ़ जाती है और अगर एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है तो पूरे विश्व में अगर 100 डेथ हो रही है तो उसमें से 33 जो डेथ है ना, मतलब एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मान लीजिए विश्व में अगर फॉर एग्जाम्पल 100% डेथ में से 33% जो डेथ है वे इंडिया में हो रही है। क्यों? तो यही तो है। आप देखो, अगर आप इतना सोच पाते हैं तब तो आप ये भी सोच पाएंगे कि यूपीएससी ने एक सेंटेंस लिख दिया कि हम नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, यूज हो ना हो वो बात अलग है, हमारे लिए इसका उतना यूज नहीं है। नाइट्रोजन का यूज ज्यादातर प्लांट्स के लिए, कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए, वो अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन का यूज करेंगे, लेकिन वो भी डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, वो भी इनडायरेक्ट यूज कर पाते। यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा कि जो प्लांट्स है वे नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज में ले पाते, डायरेक्ट नहीं लेते, वे सॉइल और बाकी बैक्टीरिया की मदद से जो नाइट्रोजन है वो उसको लेके अपनी सर्वाइवल कंडीशन में आते हैं। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा कि आपको 2-3 जो फसलों के नाम है, क्रॉप्स के नाम है, वे दे दिए गए और से पूछ लिया गया कि इसमें कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि नाइट्रोजन को मृदा में, सॉइल में शामिल कराता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे कि हम एटमॉस्फेयर में देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो गैसेस है ये सभी पाई जाती है। और अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा मोस्ट प्लेंटीफुल गैस की बात करें, मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इनटू द एयर, ये होगा नाइट्रोजन जो कि है 78%, और इसके बाद है ऑक्सीजन जो कि है 21%, 21% जो कि है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद जब हम आर्गन गैसेस की बात करते हैं तो उसके बाद 3rd नंबर पर आर्गन गैसेस आती है। जैसे कि आप बल्ब की बात करें, जैसे कि बल्ब या फिर जहां पर किसी भी तरह की हवा ना हो, एकदम निष्क्रिय वातावरण बना ना हो, निष्क्रिय एकदम एटमॉस्फेयर हो जो किसी से रिएक्ट ना करे, वहां पर आर्गन गैसेस जो है उसका यूज किया जाता है। जैसे कि
बल्ब का जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट होगा। तो हम देखेंगे कि बच्चों जो बल्ब के अंदर है वे आर्गन गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछ लिया। तो आर्गन गैस कितनी है? 0.9, 0.9, 0.9 है ना, 9% मत समझ लेना। फिर अदर गैस है 0.04। CO2 की बात करें, अब देखो CO2 का परसेंटेज कितना कम है। सोचो इसका परसेंटेज अगर 10-20% होता तब क्या होता? 0.03%। CO2 0.03% है बच्चों, CO2। और उसके बाद वैसे तो देखो नेचर ने अपना जो बैलेंस है वह बनाया हुआ है। जैसे कि आपने इसका एक एग्जांपल, लॉकडाउन में जो इंडस्ट्रियल और सारी चीजें सब बंद हो गई थी। आपने देखा होगा एक लंबे समय तक, है ना, सारी जो चीजें इंडस्ट्रीज हैं एटलीस्ट सब बंद हो गई थी, ताकि जो कोविड-19 है उसके स्प्रेड को रोका जा सके, क्योंकि वह ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा था, कम्युनिकेबल था। अब ऐसे में हमने देखा कि जो गंगा का पानी जो साफ नहीं हो रहा था, अपने आप साफ होने लगा। उस वक्त दिल्ली का जो मौसम और दिल्ली की जो हवा है वो महसूस की जा सकती थी कितनी साफ हो गई है। ट्रांसपोर्ट रुक गया था, है ना, ट्रांसपोर्ट रुक गया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब लोगों ने पोल्यूशन करना बंद किया, जो कारखाने थे वो बंद हो गए। कारखानों से निकलने वाला जो इंडस्ट्रियल अगर हम कहें, तो जो गंदा पानी है या फिर उनसे निकलने वाला जो स्मोक है, जो धुआं, सारी चीजें हैं, उससे एयर पोल्यूशन, एयर भी साफ होने लगी, पानी भी साफ होने लगा। 4-6 महीने लगे थे। और कई रिपोर्ट्स इस पर आई कि अगर हम कुछ भी ना करें, ऐसे ही एज इट इज अगर चीजों को छोड़ दें और हम ज्यादा पोल्यूशन में अपना बिल्कुल योगदान ना दें, तब अपने आप जो प्रकृति है, जो नेचर है, वह खुद को ठीक तरीके से मैनेज बैलेंस कर लेती है। अब वही बैलेंस बिगड़ता है CO2 में, जब हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट, बहुत ज्यादा हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब ये बैलेंस जो है वह पूरा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो CO2 है, जो कि कितनी है, 0.03% है, और ये एक ग्रीन हाउस गैसेस है। अच्छा ये देखो बच्चों, अगर ये ग्रीन हाउस गैस है और अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तब भी सर्वाइवल कंडीशंस नहीं होती। लेकिन वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं होता, है ना, तब भी सर्वाइवल कंडीशंस नहीं होती। लेकिन इसके एक कदम और आगे चले जाओ तो जाके हमारा ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ गई। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम कैसे? कि जब इतना ज्यादा इंडस्ट्री, स्मोक और सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट, ये सब होता है ना, तब क्या होता है, CO2 इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है। कई टन जो CO2 है हम एटमॉस्फेयर में हर साल छोड़ते हैं, और ऐसे में नेचर, जो प्रकृति है, वह खुद को बैलेंस नहीं कर पाती। तो जो CO2, O2, अगर हम O2 की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, इनकी जो साइकिल चल रही होती है वो सब बैलेंस जो है उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम यही बात करते हैं आगे। चलो थोड़ा सा नोट्स बना के समझते हैं चीजों को। कंपोजिशन क्वेश्चन आया हुआ है यहां से भी, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देती हूं। ठीक है, कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर में संरचना आएगा यहाँ पे, संगठन, कंपोजिशन। सबसे फर्स्ट देखो कि हमने यहां पर देखा कि ये जो कंपोजिशन है वायुमंडल में, तो यहाँ बल्क में 2 गैसेस हैं, जो ज्यादा अवेलेबल है बल्क में, वह 2 गैसेस हैं। एक तो हो गया आपका नाइट्रोजन और एक हो गया आपका ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, एक हो गया आपका ऑक्सीजन, जीवनदायिनी गैस, है ना। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन है जो है ये कितने परसेंटेज है, नाइट्रोजन जो है ये 78%। अगर हम टोटल बात करेंगे तो उसमें 78% जो है वह मौजूद है, और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये 21% है। ठीक है, अब देखो आगे यहीं पर हम सारी चीजों को और समझते जाएंगे। इसके अलावा CO2, ऑर्गन गैसेस, CO2 है, ऑर्गन गैसेस है। ठीक है, ओजोन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन,
ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, लिख लेना अपना पूरा कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होगा H2। और CO2 कितने अवेलेबल है, 0.3%। अब इनका परसेंटेज भी आपको याद रखना है। ऑर्गन गैस की बात करेंगे, इसको AR से भी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज क्या है, 78%, 21%। और इसके अलावा है ऑक्सीजन को, अच्छा O2 मैंने बता दिया आपको, है ना, और ये H2 हो गया। तो CO2 कितना है, 0.03% है। ऑर्गन गैसेस की बात करें तो 0.93% है, ठीक है। हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि जो हाइड्रोजन है ये कैसी गैस है, ये कलरलेस है। ये कैसी गैस है, हाइड्रोजन जो है वह कलरलेस है, रंगहीन बेसिकली ये होती है। और ये बहुत ज्यादा हल्की होती है अपने वेट में, और इसलिए याद रखना कि ये वायुमंडल में ना ऊपर की तरफ पाई जाएगी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये पृथ्वी के नजदीक नहीं होगी, नीचे वाले वायुमंडल में नहीं होगी, ये होगी ऊपर वाले वायुमंडल में, क्योंकि बहुत हल्की गैस होती है ना, बहुत हल्की गैस होगी। इसके अलावा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि नोबल गैस किसे कहा जाता है, नोबल गैस जो है वह किसे कहा जाता है, तो ये आपकी ऑर्गन गैस होती है, जिसको कि नोबल गैस कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। नोबल गैस इसको कहा जाता है। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स हम बाकियों के बारे में भी यही समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं नाइट्रोजन की, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे नाइट्रोजन की बात करूं, तो सबसे पहले देखो कि नाइट्रोजन जो है वह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, ठीक है। और देखो जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस लेना, है ना, जब हम सांस ले रहे हैं बच्चों, जब हम इनहेल कर रहे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं जब वातावरण में, तब ये गैस भी जो है वह हमारे शरीर के अंदर जाती है। लेकिन चूंकि इसका यूज नहीं होता है तो हम इसको फिर बाहर निकाल देते हैं। तो ये इनहेल वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम इसमें नाइट्रोजन भी लेते हैं। और जो नाइट्रोजन है ये किसके लिए जरूरी है, तो बेसिकली प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, उनके ग्रोथ के लिए। तो प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर सर्वाइवल, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जो प्लांट्स है वह नाइट्रोजन को लेते हैं। और साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि ये जो है वह डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये जो नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है वह डायरेक्ट जो है वह नाइट्रोजन नहीं ले रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्ट वे में ले रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट वे मतलब क्या हुआ कि सॉइल जो है, सॉइल के माध्यम से ले लिया, है ना, मिट्टी के माध्यम से ले लिया, या फिर जो बैक्टीरियाज है उसके माध्यम से ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो फॉर्म है वह चेंज कर देते हैं, और उसके बाद जो प्लांट्स है नाइट्रोजन को ले पाते हैं। तो ये हो गई बात नाइट्रोजन की। आगे हम चलते हैं कि जो ऑक्सीजन है सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है ना, सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है। दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, जो कि कितने परसेंट है, 21% पाई जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो हम ब्रीथ के लिए इसको यूज करते हैं, है ना, हम सांस लेने के लिए जीवनदायिनी गैस है, हम सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन को यूज करते हैं। आगे देखो इसमें आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो है वह प्रोड्यूस कौन करेगा। अब कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं आपको एनसीईआरटी इस के अलावा बताऊंगी, है ना, इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखते हैं। इसे ये बताओ, इसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है ऑक्सीजन को, हम तो गैस को ले रहे हैं तो एक तरह से हम, लेकिन हम इसे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना, कोई तो इसके लिए इसको प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों कि जो ग्रीन प्लांट्स है, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट एनवायरमेंट से कैसे जुड़ता है। जो हरे पौधे हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि जब हम उत्पादकों की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, उत्पादक कौन है और इसकी श्रेणी में कौन कौन आएगा। आप खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन पढ़ते हैं उसमें उत्पादक पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स की अगर हम बात करें, इसमें वो शामिल है जो अपना फूड खुद बना रहे हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, दे मेक ओन फूड, है ना, दे मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ग्रीन प्लांट, ध्यान से सुनना, क्या एल्गी इसमें शामिल आएगी, एल्गी डेफिनेटली, है ना। ट्रीज की बात कर ले,
अगर हम ट्री की बात करें, ट्री के अलावा हम ये देखें कि क्या ग्रास, हाँ बिल्कुल सभी हरे पौधे इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो एल्गी है, ठीक है, एल्गी और प्लस जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ये सब किस में आते हैं, उत्पादक में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो प्रोड्यूसर्स है दे मेक देयर ओन फूड, है ना, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये O2 जो है इसको रिलीज कर रहे हैं, और ये अपना फूड बनाने के लिए क्या करते हैं, CO2 का यूज करते हैं, है ना। तो ये यूज किसका करेंगे, CO2 का, और रिलीज किसे कर रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, ये O2, है ना। और अगर हम मनुष्यों की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन अपने ब्रीथ के लिए किसका यूज कर रहा है, O2 का। तो जब तक इस CO2 में और इस O2 के बीच में एक बैलेंस बना रहता है तब तक तो कंडीशंस ठीक है, लेकिन जैसे जैसे CO2 का जो परसेंटेज है वह बढ़ता जाता है, वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे CO2 का जो लेवल है, परसेंटेज है, ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है ये बढ़ती जाती है ना, ये जो बैलेंस है वह कम हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे CO2 की, ठीक है। CO2 की बात अलग से कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ मुझे आपको एक क्वेश्चन समझाना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको CO2 यहां पे बता दूं, आगे उसी नोट्स में आगे लिख लेना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की हम यहां पर बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कौन कर रहा है, यूज कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स। क्वेश्चन को भी देखते रहो, ग्रीन प्लांट्स इसको यूज कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स यूज CO2 टू मेक फूड, ठीक है। और ये रिलीज क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना इस चीज को, ये रिलीज क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं O2, है ना, O2 रिलीज कर रहे हैं। जिस जिस इस O2 को ह्यूमन एंड एनिमल जो है, जो लिविंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एंड जो एनिमल्स हैं ये इसको ले रहे हैं। तो जब तक ये O2 और CO2 है ना, जब तक ये O2 और ये जो CO2 इनका एक इक्वल अमाउंट बना रहता है तब तक एक बैलेंस रहता है, इनका एक जितना प्रोड्यूस हो रहा है CO2 है ना एंड O2, तो अगर जब तक इनका इक्वल अमाउंट रहता है तब तक चीजें क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं, ठीक है। लेकिन होगा क्या, लेकिन देखो CO2 को और कैसे रिलीज, CO2 और कहां कहां से रिलीज होगी, ये बात भी यूपीएससी ने कई बार पूछी, क्या कारखानों से निकलेगा, क्या ट्रांसपोर्ट से निकलेगा, डेफिनेटली सभी से। तो जब हम CO2 की बात करेंगे तो CO2 कैसे कैसे कहां कहां से रिलीज होगी, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो बर्निंग फ्यूल्स है, जो कोल है, ऑयल है ना, बर्निंग फ्यूल्स, कोल एंड ऑयल, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो CO2 और बाकी हानिकारक जो गैसेस है इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम ये कहें कि हम जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है और CO2 हम कितना ऐड कर देते हैं, लगभग 1 बिलियन ऑफ टन, है ना, बिलियन ऑफ टन CO2 हम ऐड कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, और जब ये ऐड होगा तब यहां से क्या होगा, वेदर एंड क्लाइमेट चेंज होने लगेगा, वेदर एंड क्लाइमेट क्या होगा, चेंज होने लगेगा। तो बेसिकली होगा क्या, CO2 याद रखना, CO2 के बारे में कि ये जो है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, और ये बेसिकली क्या करेगा, ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ, तो जो पृथ्वी से वापस जा रही होती है उस हीट को रोकने का काम करेगा CO2। और जितना ज्यादा ये बढ़ता जाएगा एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वह बढ़ता जाएगा, और इसी यही जो पृथ्वी का, यही जो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ सरफेस का हीट होना, वही ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि अगर मान लो जो CO2 है, ठीक है, CO2 हमने देखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है,
यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन सी गैसेस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वे क्रिएट करती है, मतलब पृथ्वी से जो किरणें वापस जा रही हैं उसको रोक लेती है और ऐसे में पृथ्वी का वायुमंडल और जो पृथ्वी है वह गर्म हो जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस है, चूंकि ये है ना, ये क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है, ट्रैपिंग द हीट, छोटे छोटे से पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ, रेडिएट फ्रॉम द अर्थ, है ना, पृथ्वी से जो वापस जा रही है उसको ट्रैप कर लेता है। तो इस तरीके से याद रखना, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब आप क्वेश्चन देखें, डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming in the light of the Kyoto Protocol 1997। 250 वर्ड्स में आपको लिखना था और 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने आपको CO2 मतलब स्टार्टिंग से बताया कि भाई CO2 किस तरीके से एक जिम्मेदार गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होगा, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, है ना। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अब देखो आपको इसको कैसे करना था, increasing the temperature of earth, यार पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाना, है ना। ग्लोबल वार्मिंग विश्व का तापमान मतलब वैश्विक तापमान भी इसको कहते हैं। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके क्या इफेक्ट है ये आपको बताना था, है ना। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफेक्ट हैं और ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। कई ऐसे विश्व स्तर पर संधियां हुई हैं, समझौते हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, कन्वेंशन हुए हैं जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है वह कम करने की बात की जाती है। तो यहां पर आपको बताना है, साथ ही आपको लिखना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके 1971 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था इसके बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से ये इसमें हेल्प करेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग इसके इफेक्ट क्या है थोड़ा सा आपने बता दिया कि किस तरीके से अब जो मनुष्य है वह बहुत ज्यादा अगर एक भौतिकवादी हो रहा है या फिर किस तरीके से इंडस्ट्री रेवोल्यूशन और सारी चीजें वो इतना ज्यादा डेवलपमेंट, इतना ज्यादा विकास देखता है और उसके चलते कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो इसको लिखने की कोशिश करना। 15 मार्क्स का आता है, आप खुद देख लो। अगर आपका बेसिक आपको आता है, ठीक है, आपने उसको कवर किया स्टैंडर्ड के साथ, एक तो आपने बेसिक पूरा 360 डायमेंशन अच्छे से कवर किया। केवल ग्लोबल वार्मिंग को जानना पर्याप्त नहीं था, यहां पर आपको जानना यह भी पड़ेगा कि इसके जो इफेक्ट है वह क्या है ना। जैसे रिसेंटली आप देखोगे कि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो ये ज्यादातर क्लाइमेट जो इतना ज्यादा चेंज हो रहा है ना, जो जलवायु इतनी ज्यादा बदल रही है उसके चलते आप देखेंगे कि लाखों लाखों हजारों हजारों जो लोग हैं वे माइग्रेट कर रहे हैं। इससे कितनी ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वह आ रही हैं। और भी आपको देखना है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग अगर होगी तो जो पोलर्स, अगर हम ध्रुवों की बात करें या फिर ऐसे एरिया जहां पर ग्लेशियर्स है वह पिघलेंगे। और अभी रिसेंटली एक शायद इंडिया में भी, ये मुझे जस्ट नाम जो है मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूं, अगर आपको याद हो ग्लेशियर के टूटने से जस्ट अभी बाढ़ वगैरह आए थे जिससे कि अचानक से बहुत ज्यादा जो फ्लड है वह भी आ जाती है। तो इस तरीके के जो चीजें हैं, इफेक्ट है, वह आपको लिखना है। ह्यूमन पर क्या इफेक्ट है और स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट है गरीब लोगों पर ज्यादा होते हैं, है ना। अमीर लोग तो क्या है कि भाई ठीक है, जो उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं वह एसी में है, लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारी चीजें पड़ रही है इनके लिए ये किस किस सेक्शन जो है वह ज्यादा वल्नरेबल है। तो ऐसा पुअर सेक्शन जो अपने लिए सुविधाएं नहीं कर सकता, वो तो ठंड में, ठंड आएगी तब उसमें भी मर रहा है, गर्मी होगी तब उसमें भी मरेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सरकार उसके लिए काम करे, है ना, ये सारी चीजें आप उसमें देते हैं। तो यहाँ पर ये सुझाव आपको देना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जो है 360 चीजों को देखें, सोचें। केवल ये नहीं है कि हमें बस केवल इस बुक में 4-5 चीजें हैं उसको लिखना है, उसको पढ़ना है। जब कभी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सबसे जोड़ोगे, समझोगे, सीखोगे, तभी यूपीएससी आपका आसानी से क्रैक होगा। तो ये हमने यहाँ पर कंपोजिशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। हमने CO2 की बात की, ग्लोबल वार्मिंग की बात की और उसके साथ एक जो क्वेश्चन था वह देख लिया। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हाँ, मैं एक और पॉइंट आपको बताती हूं। देखो, आप एनवायरमेंट में क्या क्या पढ़ते हो,
ज्योग्राफी के साथ साथ ही आपका जो एनवायरनमेंट है वह कवर हो जाता है। काफी सारे पॉइंट्स, काफी सारे टॉपिक्स ऐसे जो कि इंटरलिंक हैं, जैसे कि आप O2 साइकिल है, CO2 साइकिल है, O2 साइकिल है, ठीक है, CO2 साइकिल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इस तरह की जो साइकिल्स है ये सब एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक साइकिल मैं आपको बता रही हूं जो कि इस चैप्टर में दी हुई है। सबसे फर्स्ट हम इसको बात करते हैं जो O2 साइकिल है। ठीक है, O2 साइकिल ऑक्सीजन चक्र की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन चक्र की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा ग्रासलैंड हो गया और ट्रीज हो गए। अब देखो हमने देखा कि जो ट्री है वह किस चीज को, कौन सी जो गैस है वह रिलीज कर रहा है, तो ये रिलीज करेगा, ये क्या रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर में, O2 ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, वायुमंडल में, वायुमंडल में ये क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन, है ना। अब आगे देखो कि जब यहां पर वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसको ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन है एंड जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स जो हैं, ये अपनी ब्रीथ के लिए, अपने इस हवा में सांस लेने के लिए, ब्रीथ के लिए क्या करते हैं, O2 का यूज करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, O2 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और याद रखना कि यहां पर ये O2 का यूज तो कर रहे हैं और ये रिलीज कौन सी गैस कर रहे हैं, हवा में, ये एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ रहे हैं, रिलीज CO2। ठीक है, अब देखो कि यहां पर ये जो CO2 है, CO2 क्या कर रहा है, ग्रीन प्लांट्स जो है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये CO2 का यूज कर रहे हैं, यूज CO2 टू मेक देयर फूड, टू मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाने के लिए CO2 जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट समझो कि यहां पर बच्चों ये जो CO2 रिलीज हो रहा है ना, और ये जो O2 यहां पर रिलीज हो रहा है, इन दोनों के बीच में जब तक बैलेंस है, इन दोनों के बीच में जब तक बैलेंस है तब तक चीजें ठीक होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम देखते हैं कि चाहे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, फैक्ट्री स्मोक हो, फैक्ट्री स्मोक हो, कारखानों से निकलने वाला जो धुआं और बाकी पॉल्यूशन है, बर्निंग फ्यूल, बर्निंग फ्यूल, कोल एंड ऑयल। ठीक है, और भी कई इस तरह के और भी काम होते हैं जिससे कि क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, है ना। और यहां पर देखो कि हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम वेदर एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें, ये कब होता है, जब ये CO2 और ये जो O2 है इनके बीच का जो बैलेंस है वह खराब हो जाता है, वह बैलेंस नहीं रहता। उसके बाद से जो प्रॉब्लम आती है वह किसकी आती है, वेदर एंड क्लाइमेट चेंज की। अभी आगे हमें बात करना है वेदर एंड क्लाइमेट है क्या, वेदर एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। ये प्रॉब्लम आती है जब CO2 और O2 की बात करें, इसके बीच का जो बैलेंस है वो नहीं रहता है, चेंज हो जाता है, तब ये होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है इन अ लॉन्ग टर्म। वैसे भी देखो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट क्या होता है, एक लंबे समय में जो मौसम का जो वेदर होता है, वेदर क्या था, अभी जब मैं आई तो बहुत तेज धूप थी, है ना। और अभी जिस तरह का आपको पता है कि अभी जो मानसून है अब 1 जून के बाद जो है वह हिट कर जाता है, हालांकि अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, हो सकता है 1-2 दिन और लग जाए मानसून को आने में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अभी जो है वह बहुत तेज धूप थी, थोड़ी देर में बारिश होने लगी है ना। तो ये क्या है, ये मौसम है, मौसम बदल रहा है, एक दिन में 4 मौसम बदल सकते हैं। लेकिन जब हम वेदर की बात करेंगे,
क्लाइमेट की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे, तो ये एक लॉन्ग टाइम फेनोमेनन होता है, एक दीर्घकालिक घटना होती है जो लंबे समय में घटती है, लगभग 30 या 50 वर्ष। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो लगभग 30 साल से ज्यादा का जो एक क्लाइमेट, जो वेदर का औसत होता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो हमें मौसम परिवर्तन से कोई चिंता नहीं है, हमारा जो मेन कंसर्न है वह किससे, क्लाइमेट चेंज से है, समझ रहे हो। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज। अच्छा ये बताओ कि इसमें आप पेरिस एग्रीमेंट लिखोगे नहीं लिखोगे? पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है कि हमें क्या करना है कि जो विश्व का तापमान है वह कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको स्टेबल कर सके, है ना, इससे ज्यादा ये बढ़े ना। हालांकि ये 2.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार। तो यहाँ पर ये पेरिस क्लाइमेट जो है ये भी आपको पढ़ लेना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर गोल सेट किया गया कि 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है ये रहना चाहिए। क्लियर, चलो अब आगे हम चलेंगे। हमारा एक जो पॉइंट है वह कंप्लीट हो गया, कंपोजिशन वाला। अब सेकंड देखो, कंपोजिशन में हमने काफी सारे गैसेस की बात कर ली, उसके यूज की बात कर ली, एक हमने मेंस का क्वेश्चन देख लिया जो 2021 में यूपीएससी ने पूछा था ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। अब सेकंड हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर मतलब क्या? स्ट्रक्चर मतलब क्या? जब हम अपनी पृथ्वी के ऊपर देखते हैं तो क्या पूरा जो एटमॉस्फेयर है वह एक जैसा है या अलग अलग है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हम स्टार्ट करें तो पृथ्वी के पास में जो सबसे पास में जो ये लेयर है ना, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। दिख रहा है? हाँ, इतना छोटा नहीं है, दिख रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फेयर कहेंगे। इसको हम कहेंगे ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल। इसको हम शोभ मंडल कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर कहेंगे, ठीक है। नंबर 1 याद रखना कि अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग इसकी एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर तक। इसकी जो हाइट है वह कितनी होगी? 13 किलोमीटर तक होगी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे पास वाला जो वायुमंडलीय जो लेयर है वो उसको हम क्या कहेंगे, तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका ये ट्रोपोस्फेयर कहलाएगा, ठीक है। 5 लेयर में बेसिकली हमने इसको डिवाइड किया है अर्थ सरफेस से। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, ये होगा आपका समताप मंडल। जैसा नाम वैसा काम, समताप मंडल, बहुत ज्यादा यहाँ पे तापमान और चीजें चेंज नहीं होगी। मेसोस्फेयर ये होगा आपका मध्य मंडल, ठीक है। ये होगा आपका थर्मोस्फेयर, इसको हम आयन मंडल, आयन मंडल या फिर बाहमंडल भी कहते हैं। और ये आपका एक्सोस्फेयर होता है, पूरी तरह से इसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं बेसिकली, ठीक है, ज्यादा जानकारी इसके बारे में है नहीं, लेकिन बाकियों के बारे में काफी जानकारी है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर 13 किलोमीटर से लेकर अगर हम समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो इसकी हाइट होती है लगभग 50 किलोमीटर तक, ठीक है, लगभग 50 किलोमीटर तक होगी। मेसोस्फीयर होगा लगभग 80 किलोमीटर तक, हम लिख लेते हैं लगभग ये 80 किलोमीटर तक होगा। और थर्मोस्फीयर की जब हम बात करेंगे तो ये 80 से लेके 400 किलोमीटर इसकी हाइट होगी। और 400 किलोमीटर है ना प्लस अबव जो हाइट है ये एक्सोस्फीयर की होगी। 5 लेयर्स पता चल गई। अब चलो एक एक करके हम थोड़ा सा इसको इन सबको समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इन सबके जानते हैं। सबसे पहले देखो हम ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है बच्चों, यहां पर याद रखना ये जो शोभ मंडल है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे या यूपीएससी क्वेश्चन पूछे कि जो आपके वेदर जो फेनोमेनन है वो कहां पर चेंजेस होते हैं, तो याद रखना कि शोभ मंडल जो भी हम मौसम का अनुभव कर रहे हैं ना, अभी गर्मी का मौसम है ना, मानसून आएगा लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि किस तरह की जो गर्मी है वह होती है। तो ये जो दशा होगी ना ये इसमें होगी, ये ट्रोपोस्फेयर चेंज होगा, ये सारा चेंज नहीं होगा, ये केवल ट्रोपोस्फेयर चेंज होगा। तो शोभ मंडल पे हम बात करेंगे तो यहां पर याद रखना कि ये यहां पर मौसमी परिघटनाएं होंगी। यहां पर जो वेदर फेनोमेनन है, वेदर जो फेनोमेना है, ठीक है, मौसमी परिघटनाएं सारी कहां पर घटित होंगी? मौसमी जो परिघटनाएं हैं ये सारी होंगी शोभ मंडल में, ये सारी होंगी ट्रोपोस्फेयर में। और अगर हम बात करें कि हमें सांस लेने के लिए जो ब्रीथ जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वह कहां पर है? ज्यादा मात्रा में ट्रोपोस्फेयर में, है ना। तो यही वो हवा है, यही वो वायुमंडल है जिसमें कि हम
ब्रीथ करते हैं, जिसमें कि हम सांस लेते हैं। साथ ही देखो कि जैसे कि हम वेदर फेनोमेनन की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो चाहे हम रेनफॉल की बात कर ले, ठीक है, चाहे हम वर्षा की बात कर ले, रेनफॉल की बात कर ले, चाहे हम फोग की बात कर ले, चाहे हम कोहरा की बात करें, या फिर हम ओला की, ओला जो वृष्टि होती है, जो ओले गिरते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी यहाँ पर ही होंगे, क्षोभ मंडल में होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड, जो कि है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। हम देखेंगे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इसका जो एक यहाँ पर लगा लेती हूँ, एक पॉइंट यहाँ लगा लेती हूँ, ठीक है, स्टार। अब ये स्टार इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देखो ये जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है बच्चों, समताप मंडल, इसमें ना बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते। इसमें मौसमी जो परिघटनाएं या मौसम बदल रहा है या हवा की हम बात करें, बहुत स्लो होती है या फिर ना के बराबर होगी। और इसलिए हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो आप एरोप्लेन देखते हैं ना, वो कहाँ उड़ते हैं, वो इसी स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। उसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ पर मौसमी परिघटनाएं नहीं होती हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर हो गया आपका। और एक और फ्री फ्रॉम, पहले इसको लिख देती हूँ, फ्री फ्रॉम क्लाउड, ठीक है, इसमें बादल नहीं होंगे, क्लाउड्स एंड वेदर। साथ ही देखो यहाँ के जो दशाएं हैं, ये आइडियल होगा, आइडियल दशाएं हैं, आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट मुझे आपको बताना है, जैसे मैंने आपको कहा ओजोन लेयर के बारे में, तो ये जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन मंडल की अगर हम बात करें, ये किस में होगा, कहीं कहीं आप इसको अलग से भी पढ़ लेते हैं कि ये लगभग 15 से लेके 30 किलोमीटर के बीच में, लगभग 15 से लेके 30 किलोमीटर के बीच में जो हुए है, वह क्या है, आपका ओजोन लेयर है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है सूर्य से आने वाली जो हानिकारक, जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है, इनसे आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। अब आपको यहाँ पर मैं एक होमवर्क देती हूँ, चलो कमेंट में बता देना, होमवर्क नहीं देती, कमेंट में बता देना कि ओजोन लेयर से संबंधित कौन सा ऐसा विश्व स्तर पर एग्रीमेंट जो है वह किया गया है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये लगभग 50 किलोमीटर तक पूरा स्ट्रेटोस्फीयर होगा, समताप मंडल होगा, लेकिन वहां पर 15 से लेके 30 के बीच में ओजोन मंडल होता है। समटाइम हम ये भी कह देते हैं कि ओजोन लेयर हो सकता है और भी आसपास हो, पर ज्यादा इसका जो संकेंद्रण है, ज्यादा जो इसकी डेंसिटी है, वह कहां पर होगी, 15 से लेके 30 किलोमीटर तक होगी, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं तीसरा, और हम देखते हैं मेसोस्फीयर के बारे में, जो कि 80 किलोमीटर की हाइट तक होता है। मेसोस्फीयर के बारे में एक बात आपको याद रखनी है, ये बताओ, हमने सबसे फर्स्ट जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर था, उसमें हमने मेटेरोइड्स है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, यानी उल्का पिंड, मेटेरोइड्स, उल्का पिंड। और हम देखते हैं कि ये जो उल्का पिंड है ना, ये क्या होते हैं, ये जल जाते हैं जब यहाँ पर ये पृथ्वी के पास आने लगते हैं, ये जल जाते हैं, जिसे हम टूटता तारा भी समझ लेते हैं। तो यही क्या है, यही वे मेटेरोइड्स है ना। तो याद रखना कि ये जो मेटेरोइड्स है, ये कहां पर बर्न हो जाते हैं, ये मेसोस्फीयर में बर्न हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मेटेरोइड्स हैं, ये कहां पर बर्न हो जाएंगे, मेसोस्फीयर में। और मध्य मंडल जो है वह कहां पर होगा, 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होगा, 50 से लेके 80, याद रखना। अब हम चलते हैं आयन मंडल की बात करते हैं, थर्मोस्फीयर की बात करते हैं। इसको आयन मंडल भी कह देते हैं, या फिर इसको बाह्य वायुमंडल भी कह देते हैं, बाह्य वायुमंडल हिंदी में, है ना। आयन मंडल इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, आप देखते हैं ना कि जो रेडियो तरंगे जो परावर्तित होकर आती हैं, यही मुझे यहाँ पर आपको बताना है कि अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें, तो जो रेडियो तरंगे जो रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर धरती पर वापस आती हैं, वो सब सैटेलाइट और सारा काम कहां से हो रहा है, ज्यादातर हम देखेंगे आयन मंडल से हो रहा है, थर्मोस्फीयर से हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि, और हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, कि जब यहाँ पर रेडियो ट्रांसमिशन तो हमने देख लिया, और यहाँ पर आयनोस्फीयर होता है, ठीक है। आयन मंडल यहां पर भी याद कर सकते हैं, या फिर मैं यहां पर आपको लिख देती हूँ आयनोस्फीयर, आयन मंडल। आयन मंडल को क्या बोलेंगे, आयनोस्फीयर, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर में यहां हटा देती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। थर्मोस्फीयर में क्या होगा, आयनोस्फीयर होगा, यानी आयन मंडल होगा। ठीक वैसे ही अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये जो आयनोस्फीयर में स्ट्रेटोस्फीयर में है, गलत हो जाएगा, क्यों, इस स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सा लेयर है,
ओजोन लेयर है, हम यहाँ पर ओजोन मंडल कहते हैं, लेकिन जो आयन मंडल है वह थर्मोस्फेयर में है, जो कि 80 से लेके 400 किलोमीटर वाला जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने थर्मोस्फेयर कहा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि रेडियो ट्रांसमिशन जो है, रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो यहीं पर होता है, और जो रेडियो के वेव्स की अगर हम बात करें तो यही जो यहाँ से परावर्तित होकर पृथ्वी पर जाती हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस लेयर में आने पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी यहाँ पर थर्मोस्फेयर के बाद जो टेम्परेचर है वह क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो बात है वह यूपीएससी ने भी पूछी हुई है कि किस लेयर में जो टेम्परेचर है वह बढ़ने लगता है। सामान्यतः अब तक हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं, और इसके अलावा हम ये भी देख चुके कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो एयर है वह कम होती जाएगी, है ना, जो एयर है वह कम होती जाएगी। और साथ में हमने ये भी जाना था कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो है वह कम होगा, टेम्परेचर जो है वह कम होगा, है ना। और यहाँ देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये भूल जाओगे कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो आगे जब हम बात करेंगे वर्षा की, रेनफॉल की, तब कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट वाले की, एक्सोस्फीयर की। याद रखना है कि ये अपर मोस्ट लेयर होती है, ये जो एक्सोस्फीयर है ये अपर मोस्ट लेयर है बच्चों, सबसे बाहर, है ना, अपर मोस्ट लेयर है। और साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर ज्यादातर हल्की गैसेस होती है, जैसे कि हीलियम, है ना, यहाँ पर ज्यादातर अपर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पर ज्यादातर जो हल्की गैसेस है, चाहे हम हीलियम की बात करें या फिर हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो गैसेस है ये कहां पर होगी, ये ऊपर की तरफ ज्यादा होंगी, एक्सोस्फीयर। तो ये था आपका स्ट्रक्चर, समझ गए इसे? ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए अब आगे हम चलेंगे, स्ट्रक्चर को भी हम समझ चुके हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, वेदर की एंड क्लाइमेट की। ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट की थोड़ी सी जो चर्चा है वह हम करते हैं। चलिए, वेदर एंड क्लाइमेट, देखो वेदर मतलब हुआ आपका मौसम, ज्यादातर आप इसको एक समझ सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। और क्लाइमेट हुआ आपकी जलवायु, हमें जो प्रॉब्लम है वह जलवायु से है। तो जब हम देखेंगे वेदर की हम बात करेंगे तो यहां पर याद रखना कि इसमें ड्रामेटिकली जो चेंजेस हैं वेदर में हो जाते हैं, वेदर में ड्रामेटिकली जो चेंजेस हैं, है ना, जो नाटकीय परिवर्तन है वो हो जाते हैं, होते रहते, हो सकता है 4 टाइम्स एक दिन में, जो 4 बार जो मौसम है वो बदल गया। लेकिन जब हम बात करेंगे क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या होगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर हम ये कह दें कि लगभग 30 ईयर, 30 ईयर का आप एवरेज निकाल लें, 30 ईयर का जो एवरेज आपका वेदर आएगा, 30 ईयर का जो एवरेज वेदर होगा, मतलब एक लॉन्ग टर्म फेनोमेना होगा क्लाइमेट और एक शॉर्ट टर्म फेनोमेना होगा आपका वेदर। समझ गए, ये इसमें इंपॉर्टेंट अंतर है। इट इज गोइंग टू रेन टूडे, इट विल बी ब्राइट एंड सनी डे टूडे, हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस एंशियस क्रिकेट फैंस। अगर देखो, अच्छा आप कभी अगर क्रिकेट का सुनेंगे तो आप उसमें देखते कि अचानक से जो है वह बारिश हो गई, है ना, क्रिकेट की अगर आप कमेंट्री सुन रहे हैं आप देखेंगे कि अचानक से जो है वह क्या बारिश हो गई और मैच जो है वह बंद हो गया, क्या आज बारिश होगी, धूप होगी, इन सब पर आधारित हो जाता है आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बेसिकली आपके वन डे जो मैचेस होते हैं वो उन सब पर आधारित हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर हम, ये तो हो गया आपकी दिन वाली बात, तो यहाँ पर जब आपको इस तरीके का वर्णन मिलता है कि क्या आज बारिश होगी, क्या आज धूप निकलेगी, क्या आज मौसम जो है वह ठंडा होगा, साफ होगा, है ना, ये किसका वर्णन है, ये आपका वेदर का है। और जब देखो लास्ट लाइन पढ़ो, फॉर अ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट। ठीक है, तो यहां पर ये क्लाइमेट और वेदर का जो अंतर है वह हो गया।
क्लाइमेट और वेदर के जो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें वह सेम होंगे, ठीक है। देखो क्या क्या हमें 4-5 बातें और इसमें पढ़ना है, क्लाइमेट एंड वेदर। क्या है इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट देखो टेम्परेचर की हम यहां पर बात करेंगे। टेम्परेचर, फर्स्ट। सेकंड हम इसमें बात करेंगे एयर प्रेशर की, वायु दाब। एयर प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये भी सब एक एक लाइन, दो दो लाइन में हमें जानना होता है, ठीक है। मॉइस्चर की बात करेंगे, आर्द्रता, ये आपका 4 हो जाएगा। और तीसरा यहां पर हम देखेंगे विथ, वायु, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। अच्छा ये बताओ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ। टेम्परेचर मीन्स द डिग्री ऑफ हॉट एंड कोल्ड, या फिर हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि क्या कोई चीज गर्म है या ठंडी है, तब हम उसका टेम्परेचर ही तो देखते हैं, है ना। क्या कोई चीज गर्म है या ठंडी है, उस वक्त हम उसका क्या देखते हैं बच्चों, हम टेम्परेचर ही देख रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। आगे बताऊंगी क्योंकि इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। अभी यहाँ पर केवल सबका थोड़ा थोड़ा सा जो शॉर्ट है वह समझ लो। तो टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, है ना। तो यहाँ पर वो उसकी डिग्री, उसको किसी भी जो प्लेस है या फिर किसी वस्तु है, अगर आप उसका टेम्परेचर बताना है, आप कैसे बताओगे कि वो चीज गर्म है या फिर ठंडी है। और इसको मापने का जो आविष्कार है वह किया था एंडर्स सेल्सियस ने, एंडर सेल्सियस, और इसलिए डिग्री सेल्सियस उन्होंने इसका मेजरमेंट की जो डिग्री जो माप है वह रख दिया। सेकेंड हम बात करेंगे एयर प्रेशर की, ठीक है। एयर प्रेशर की तो वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। देखो एयर प्रेशर का मतलब होता है पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु का भार कितना है, उसी को वायुदाब कहते हैं। इन्हीं शब्दों को लिख लो, इससे अच्छे शब्द नहीं है मेरे पास, है ना। तो वायुदाब की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है, वेट ऑफ द एयर, वेट ऑफ एयर on the earth surface, on the earth surface। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु का भार, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु का भार। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी इतने प्लेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो वायु है ना, ये जो वायु की यहाँ पर ये मौजूदगी होगी ना, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एयर प्रेशर। हो सकता है ये एयर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो, जब ये एयर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा तब हम इसको क्या कह देते हैं, हाई प्रेशर, है ना। और वही हम देखो, जब हम देखेंगे कि ये जो एयर के ये जो गैसेस थोड़ी सी दूर दूर है, तो यहाँ पर इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, लो प्रेशर कहेंगे, ठीक है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर समझ गए। तो हमने देखा कि जब यहाँ पर जो वायु का भार है वह ज्यादा है तब हमने उसको हाई प्रेशर कहा, और जब वायु का भार उस किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर कम है तो उसको हमने लो प्रेशर कहा। ये क्लियर हो गया आपको, हाई प्रेशर लो प्रेशर। एक बात और देख लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मान लो यहाँ पे जो हवा है वह कम है, यहाँ पे जो हवा है वह कम है ना, और दूसरी जगह जो हवा है वह ज्यादा है, तो हवा जो है वह किस तरफ से किस तरफ जाने चाहिए, जहां पर हाई है या फिर जहां पर लो है। तो याद रखना हवाएं जो है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है हमेशा, और वो उस खाली स्थान को भरने के लिए दौड़ती हैं। वह क्या करती है, उस खाली स्थान को भरने के लिए दौड़ती हैं, है ना। तो जहां पर ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ये आपका निम्न वायुदाब हो गया, ठीक है। और इसी पर आधारित है हमारा मॉनसून। ये निम्न वायुदाब हो गया और ये आपका उच्च वायुदाब हो गया।
तो पवन जो है, हवा जो है वह कहां से चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। एक तो ये हो गया वायुदाब के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में इंपॉर्टेंट। सेकंड इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह ये है कि अगर हम इस एयर प्रेशर की बात करें तो ये तो हाई एंड लो की बात कर ले हम, लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर हम हाइट पर जाते हैं, ठीक है, अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो हाइट बढ़ने के साथ साथ ये जो एयर प्रेशर है इस पर क्या प्रभाव आएगा, याद रखना कि यहां पर ये जो है वह क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, जो एयर प्रेशर है वह डिक्रीज होगा हाइट पे जाने के साथ साथ, तो हाइट बढ़ेगी, हाइट अगर बढ़ेगी तो जो एयर प्रेशर है वह क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्योंकि ज्यादातर अगर हम ये कहें कि जो ज्यादा वायु है, जो भारी वायु है, वह पृथ्वी के नजदीक वाला जो वायुमंडल है उसमें ज्यादा रहती है। जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है वैसे वैसे वायु की जो डेंसिटी है, जो एयर डेंसिटी है, जो घनत्व है, वह कम होता जाता है। और इसलिए हमें ऊंचाई पर जाने में ये एक कारण है। और इसका एक एग्जाम्पल है कि जो अगर हम ये कहें कि जो पर्वतों पर जाते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, वह क्यों अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाते हैं, है ना। तो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी उसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वह कम होने लगता है ना। तो इसी वजह से क्यों, क्योंकि तो ये एग्जाम्पल हो गया और ये हाइट वाला हो गया कि हाइट के साथ साथ एयर प्रेशर जो है वह डिक्रीज होगा। एक पॉइंट और यहाँ पे समझ लो, देखो जब हम एयर प्रेशर की बात करेंगे और हम बात करते हैं किसकी, चांद की, है ना, तो क्या मून पर एयर प्रेशर है? अरे भाई मून का अपना वही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। मून पर जो है वह एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो एयर प्रेशर कहां से होगा। और यही कारण है कि यहाँ पर जो भी हम कहें जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, वह अपने साथ एक जो स्पेस सूट है वह लेकर जाते हैं, अंतरिक्ष सूट जो है वह लेकर जाते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन होता है। अब देखो इसका एक रीजन और समझ लो, एयर प्रेशर की हम बात करें कि हमारे चारों तरफ वायु है, एयर प्रेशर भी है, हमें क्यों नहीं फील होता है, हमें जो है एयर प्रेशर क्यों नहीं फील होता। अरे क्वेश्चन ही देख लो ना सबसे अच्छा, आओ इस क्वेश्चन को देखो। द एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी, है ना, कि जो वायु है हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, फोर्स लगाती है। वी डोंट इवन फील इट, दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सेप्ट अ काउंटर प्रेशर, है ना, कि हमारे शरीर पर जो हाई प्रेशर के साथ ये जो बल लगा रही है, लेकिन यहां पर चूंकि वायुदाब सभी दिशाओं से लगता है, क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो सभी दिशाओं से लगता है, और जो हमारी बॉडी है वह क्या कर रही है, एक काउंटर फोर्स इस पर लगा रही है, एक जो विपरीत बल है वह लगा रही है, इसलिए हमें एयर प्रेशर महसूस नहीं होता। अब देखो हमें यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हमारी बॉडी तो जो है वह काउंटर फोर्स लगा रही है, लेकिन अगर जो मून पर जो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं उन्होंने स्पेस सूट पहना हुआ है, अगर उनका स्पेस सूट और जो लाइफ जो जैकेट होती है अगर वो हट जाए तो ऐसे में उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो वीन्स है वो फट जाती है ना, जो रक्त शिराएं है वह फट जाती हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि याद रखना कि यहां पर अगर उन्होंने स्पेस सूट नहीं लगाया और जो काउंटर प्रेशर है वह हमारी बॉडी लगा रही है, और ऐसे में वहां पर एयर ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो वहां पर वो जो है वह सर्वाइवल कंडीशंस नहीं होती है। तो इसमें आपको क्या लगता है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस आपको एसेसन एंड रीजन में भी आ जाते हैं, जो कथन और कारण टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक उसका रीजन है, दूसरा उसका का कथन है ना। तो यहां पर ये जो दोनों है वह सही होंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आ करेक्ट। आ गया समझ में, आ गया समझ में इतना। चलो अब हम बात करेंगे विंड की, वायु की। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां बता दिया ना, जानते हो विंड क्या है, विंड है ऐसी एयर जो कि मूवमेंट कर रही है। गतिशील जो वायु है उसी को पवन कहते हैं। अब आप सोचेंगे क्या वायु क्या पवन, मैं आपको बता देती हूं। जो गतिशील वायु है जो गति कर रही है वही उसे ही हम पवन कह रहे हैं। ठीक है, हम एयर को विंड नहीं कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूवमेंट एयर कर रही है, और स्पेशली ये मूवमेंट कैसे होगा,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा और इसी को हम क्या कह रहे हैं, विंड कह रहे हैं। ठीक है, ये जो है याद रखना कि यहाँ पर बेसिकली इसका नाम कैसे रखा जाता है। पूरे विश्व में अगर हम देखें, है ना, अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, हर एक जगह की बात करें, चाहे हम इक्वेटोरियल एरिया की बात करें, ठीक है, या फिर पोलर कोट की बात करें, या फिर हम सब ट्रॉपिकल बात करें, तो इन सब जगह पर क्या है, ये सारी चीजें भूले तो नहीं हो, लास्ट क्लास 6 में पढ़ाया हुआ है। अगर वहां पे भूल जाओगे तो मैं अभी कहा सब ट्रॉपिकल क्या कह रही हूँ नहीं समझ में आएगा। यही डिफरेंस होता है पॉलिटी और ज्योग्राफी में। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों कि ये जो वायु है ना, वो हर तरफ से बह रही है, हर जगह बह रही है। हम इसका नाम कैसे रखते हैं, हम इसका नाम रखते हैं जिस जगह से इसका जो डायरेक्शन है वह शुरू हुआ है। जैसे कि मान लीजिए वेस्ट से कोई जो वायु है वह आ रही है, वेस्ट से जो विंड आ रही है उसको हमने क्या कह दिया, पछुआ पवन ने कह दिया, वेस्टर्लीज कह दिया, है ना। तो डायरेक्शन फ्रॉम द वेस्ट, सो हमने उसको कह दिया वेस्टर्लीज, यही उसका नाम हो गया। ठीक है, डायरेक्शन फ्रॉम द ईस्ट, अगर मान लीजिए वो जो पवन है वह ईस्ट ब्लोइंग है, वहां से शुरू हुई, हमने उसको ईस्टर्लीज कह दिया। इस तरीके से ये विंड हो गया। आगे इसको और बताऊंगी, अभी हम थोड़ा सा समझते हैं मॉइस्चर को। ठीक है, अच्छा देखो मॉइस्चर का मतलब क्या है। ह्यूमिडिटी, आपने सुना ह्यूमिडिटी मतलब क्या, आपको बहुत ज्यादा पसीना, पसीना आसानी से नहीं सूखेगा, वो मौसम आने वाला है ना, वो मौसम जो है वह आने वाला है जहां पर बेचैनी लगने लगती है। सितंबर अक्टूबर में अगर हम कहें आपने कार्तिक मास की ऊष्मा, इसको इंग्लिश में देख लेना क्या कहते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आप उस वक्त में देखोगे कि इतनी ज्यादा चुभने वाली धूप होती है, जो पसीना है वो सूखता ही नहीं है सितंबर अक्टूबर के समय, है ना। तो वहां पर आप देखो इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि आप कूलर का पानी बंद कर देते हो, उससे क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम होती है ना। अगर आपको कूलर चलाना है सितंबर अक्टूबर के आसपास, तब आप कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी इतनी ह्यूमिडिटी कि आप सूखा कूलर भी चलाओगे तब भी वह चल जाएगा। ये बस मॉइस्चर का ही कमाल होता है। तो बेसिकली जो वाटर, अगर हम कहीं जो वाटर जो है ना, जो पानी जो है वह जलवाष्प में बदल रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं, मॉइस्चर कह देते हैं, वाटर वेपर। वाटर जो इवेपोरेट हो रहा है, इसी को हमने क्या कह दिया, मॉइस्चर कह दिया। ठीक है, सो मॉइस्चर इन द एयर, मॉइस्चर इन द एयर, इसको हमने क्या कहा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी आर्द्रता हमने इसको कह दिया। ठीक है, मॉइस्चर जो है हमने इसको आर्द्रता कह दिया। अब देखो ऐसी हवा जिसमें कि क्या हो, मॉइस्चर हो, ठीक है, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने नम हवाएं कहा। अब आगे देखो बच्चों, एक बात और सुनो, मान लीजिए अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ये एक वायु राशि थी, ठीक है, ये एक हवा है जिसका कि टेम्परेचर बढ़ गया, ये जो वायु राशि थी इसका जो तापमान है वह बढ़ गया, तब इसका मॉइस्चर से क्या कनेक्शन होगा, क्या इस तरह की जो वायु राशि है उसका मॉइस्चर जो धारण करने की क्षमता है, ह्यूमिडिटी को जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वह बढ़ जाएगी या कम होगी। अगर हम देखते हैं कि जो एयर है, ठीक है, वह कैसी हो रही है, गर्म हो रही है। ठीक है, अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, अगर जो एयर है, ठीक है, यह गर्म हो रही है, अगर ये इसका जो तापमान है वह बढ़ रहा है, तो याद रखना कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर जो है वह बढ़ जाती है ना, इंक्रीज द कैपेसिटी। तो ये जो कैपेसिटी है वह इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जो वायु राशि है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। वायु गर्म होगी तो उसकी वाष्प धारण करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, वायु गर्म होगी। अब देखो यहां से थोड़ा सा बारिश भी करवाई देते हैं, जब हम इसको पढ़ ही रहे हैं मॉइस्चर को, तो थोड़ा सा बारिश भी देख लो। अब देखो बच्चों, हमने देखा कि ये जो वाटर वेपर है, ये सब कहा जा रहा है ना, पृथ्वी से, अर्थ सरफेस की बात करें तो ये अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है। ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, है ना, साथ साथ में जब हम हाइट पर जाएंगे तब टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं
तो उसमें जो टेम्परेचर है वह कैसे होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है वह डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, अब देखो कि यहां पर ये जो ठंडी पवने थी जिसमें कि वाटर वेपर था, ये जब हाइट पर गई तब क्या हो गई, ये ठंडी हो गई। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों, ये जो गर्म पवने हैं ये जब हाइट पर गई तब ये ठंडी हो गई। जब वाटर वेपर जो है वह राइज हुआ तो ये कूलिंग करना स्टार्ट हो गया, और ऐसे में ये जो वायु राशियां है वह कंडेंस हो गई। कंडेंस मतलब संघनन, है ना। ये जो ठंडी वायु राशियां है, ठीक है, ये जो कूल हो गई थी ये क्या हो गया, कंडेंस हो गया, मतलब संघनन। संघनन मतलब, संघनन का मतलब क्या होता है कि ये जो जलवाष्प थी, ये जो वेपर थी ना, वह पानी की बूंदों में बदल गई। और जब ये पानी की बूंदों में बदल गई, वाटर ड्रॉप में बदल गई, और फिर ये जब इतनी ज्यादा भारी हो जाती है, उसके बाद ये क्या होती है, ये वर्षा के रूप में वापस अर्थ सरफेस पर आ जाती हैं। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, यहां पर केवल इतना ही कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, तो जलवाष्प आर्द्रता मॉइस्चर की बात हमने की थी। मॉइस्चर क्या है, वाटर की अगर हम बात करें, जो जलवाष्प है ना, जो वायु में एक तरह से जो मॉइस्चर है, जो ह्यूमिडिटी है, वही वही आपका हो गया। अब देखो हमने देखा था कि जैसे जैसे वायु गर्म हो रही है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ रही है, और जो जलवाष्प है वह हल्की होकर ऊपर उठ रही है, और जैसे जैसे वह ऊपर उठती जाएगी, चूंकि ऊंचाई पर बढ़ने के साथ जैसे जैसे एटमॉस्फेयर पर हाइट पर जाएगा, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वह डिक्रीज होगा। हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, एयर प्रेशर का क्या हो रहा था, एयर प्रेशर भी सेम था, हाइट बढ़ने पर डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि टेम्परेचर चूंकि कम होता है, इसलिए ये यहां पर एटमॉस्फेयर में जो ये वाटर वेपर और सारी चीजें गई, ये ठंडी हो गई, और जब ये कूलिंग हुई उसके बाद एक कंडेंस हो गई, संघनन हो गया। संघनन मतलब जलवाष्प जो है वह ठंडा होकर जल की बूंदों में बदल गया। ठीक है, तो वाटर वेपर से इसका फॉर्मेशन जो है वह क्या हो गया, ड्रॉप ऑफ वाटर। और ऐसे में हम देखते हैं जब ये हैवी हो जाती है, उसके बाद जो वर्षा है वह हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो वर्षा है वह हो जाती है। अब देखो, अगर मान लो एक कंडीशन सुनो, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किसी जगह पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो क्या वहां पर भी ठीक ऐसा ही होगा कि जो वाटर वेपर थी वह वाटर में कन्वर्ट हो गई, है ना, जो जलवाष्प थी वह पानी में बदल गई? नहीं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है, तो ये जो जलवाष्प है ना, वो वाटर में, वो लिक्विड नहीं बनेगी, वो सीधा बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर वह सीधे बर्फ में बदल जाती है। ठीक है, ऐसे में आपने देखा होगा कि चाहे ओलावृष्टि है या हिमपात है, ऐसी जगह पर होगा। क्लियर हुआ, ये इतना इसमें था, बाकी सारी चीजें आपको काफी अच्छे से पढ़नी है, तभी आपको जो चीजें है वे क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा देखो, एक और मैं आपको पॉइंट यहां पर बता देती हूं कि जब हम रेनफॉल की बात करेंगे, रेनफॉल के पहले एक क्वेश्चन देख लो। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंसुलेशन, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, एयर प्रेशर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग के। देखो, अगर हम इंसोलेशन की बात करें, अतापन, इसका मतलब क्या होता है, इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, है ना, कि जो सौर ऊर्जा, ऐसी सौर ऊर्जा जो पृथ्वी जो है वह क्या कर लेती है, रोक लेती है ना, उसको हम क्या कहेंगे, अतापन कहा जाता है इसको। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है कि ये जो अतापन है वह क्या है, कि सूर्य से आने वाली ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी जिसको कि पृथ्वी अपने पास रोक लेती है, उसको अतापन कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड हम कहेंगे क्लाइमेट, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट, और एटलीस्ट ये जो टाइम है वह हम 30 से 50 ईयर का मान लेते हैं। 30 से कहीं कहीं आपको ये चेंज मिल सकता है, और चेंज मिलेगा, परेशान नहीं होना है, आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा कि ये कितने साल, लगभग 30 से 50 साल का जो एक पूरा क्लाइमेट हम उसको कह सकते हैं, उस पीरियड को। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, है ना, इंक्रीज ऑफ, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो पृथ्वी का तापमान बढ़ना, उसी को हम वैश्विक तापन कहते हैं। और एयर प्रेशर की अगर हम बात करें, वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस, है ना, वेट ऑन एयर ऑफ द, पृथ्वी के सतह पर वायु का जो भार होगा, जो वेट होगा, उसी को एयर प्रेशर हम कहेंगे। क्लियर है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं।
अब मुझे आपको नेक्स्ट जो बताना था, एक दो क्वेश्चंस और मुझे आपको बताने हैं, है ना। हालांकि देखो ये क्वेश्चन हमारे इतने से कंप्लीट हो सकता है, बट करूंगी नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। और देखो यहां पर बच्चों, चलिए एक दो पॉइंट्स और बता देती हूँ कुछ एक्स्ट्रा। देखो अभी हम एयर मासेस की बात कर रहे थे, है ना। और अगर हम एयर की बात करें या फिर मौसम की बात करें, तो मौसम का एक बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं एक उग्र रूप जो आपको देखने को मिलता है, वह होता है साइक्लोन। ठीक है, अच्छा ये बता दो, साइक्लोन के अलग अलग नाम है, कहीं इसको हरिकेन कहा जा रहा है, कहीं इसको साइक्लोन कहा जा रहा है, कहीं इसको ट्रॉपिकल कहा जा रहा है। तो ये सारे जो नाम है वह आप देख लेना, आगे हम साइक्लोन को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि अगर हम ओडिशा की बात करें, जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, ये बेसिकली ये बहुत ही ऐसा एक प्रवण एरिया है जहां पे चक्रवातों का जो खतरा है वह हमेशा बना रहता है। ठीक है, जो चक्रवातों का खतरा है वह यहाँ पर ज्यादातर बना रहता है। तो बेसिकली बस हम इन्हीं को समझते हैं कि अगर हम साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन का मतलब होता क्या है। अब देखो इसका एक मेंस का क्वेश्चन भी आपका जुड़ेगा, प्लस एक मेंस का क्वेश्चन भी आपका जुड़ेगा जो आपको करना है। ठीक है, साइक्लोन चक्रवात कुछ नहीं है, बस एक घूमती हुई वायु राशियां है। क्या है ये, एक घूमती हुई वायु राशि। उसको हमने क्या कह दिया, चक्रवात कह दिया। आर रैपिड इनवर्ड, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन। पीटी का क्वेश्चन भी यहां से आया, उसकी भी हम बात करते हैं। एयर सर्कुलेशन अराउंड, अब इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। मैंने कहा घूमती हुई वायु राशियां है, अब यहां पर मैंने कह दिया अराउंड लो प्रेशर एरिया, अराउंड लो प्रेशर एरिया। ठीक है, अब देखो तो यहां पर जो चक्रवात है वह क्या हो गया, एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, और उसके चारों तरफ जो वायु राशियां है वह को बड़ी तेजी से जो है वह घूम रही थी, है ना। तो यहां पर इसको हमने साइक्लोन कह दिया। अब देखो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझना है। अब ये जो साइक्लोन था, है ना, ये जो घूमती हुई वायु राशियां है, एक लो प्रेशर के चारों तरफ जो वायु राशि घूम रही है सर्कुलर वे में, चक्रवात हमने इसको कह दिया। अब यहां पर देखो कि ये जो चक्रवात है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर। इतना आप जान चुके हैं पहले ही। जिसको नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये इक्वेटर और सारी चीजें क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर लिख रहे थे कि स्ट्रेक 1 और 2, और अगर आपने 1 और 2 लिखा है तो क्लास 7 में आपका वो बेसिक तो चला गया कि कहाँ इक्वेटर है, कहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये सारी चीजें आपको नहीं पता, बस इसीलिए थोड़ा सा बेसिक देख लो वो क्लासेस भी, है ना। देख लो वो क्लासेस अगर नहीं देखी है तो। यहाँ पर हम देखेंगे इक्वेटर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो बच्चों हम यहाँ पर चक्रवातों की दिशा की बात करते हैं, और यहाँ पर मैं स्टार भी लगा देती हूँ क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर ये जो साइक्लोन है, ये याद रखना कि यहाँ पर ये जो साइक्लोन है, इनकी दिशा दोनों तरफ इस तरह के लो प्रेशर एरिया बन सकते हैं, नॉर्थ में भी साउथ में भी, लेकिन यहां पर इनकी जो दिशा है वह एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हम देखेंगे कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहां पर देखो क्लॉक कैसी होती है, ये हो गया क्लॉकवाइज। जिस मैनर में आप देखोगे कि घड़ी की सुइयां चल रही हैं, ये हो गया क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज ठीक ऑपोजिट कर दो। तो यहां पर देखो कि अगर हम इसमें बात करेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो चक्रवातों की दिशा है, जो डायरेक्शन है, ये क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। जो डायरेक्शन है वह कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। और यही डायरेक्शन
जो साउथ हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें है, हम साउदर्न दक्षिणी अगर हम बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। जो वायु राशियां है वे क्लॉकवाइज घूमेंगी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहां पर होगा, आपके नॉर्दर्न में। ठीक है, समझे इस चीज को। ये साइक्लोन की बात हो गई। अच्छा ये बात बताओ, ये तो साइक्लोन था, क्या आपने एंटी साइक्लोन सुना, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात भी तो एक वर्ड है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो इसको भी जरा ध्यान से सुन लो। साइक्लोन आपका हो गया, एंटी साइक्लोन और देख लो। चीजें यहां पर जुड़ रही हैं ना बच्चों, इसलिए हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। अब एंटी है तो अपोजिट तो होगा ही, है ना, एंटी है तो अपोजिट तो होगा ही। तो यहां पर हमने देखा था कि रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड लो प्रेशर एरिया, एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन अराउंड लो प्रेशर एरिया। अब यहां पर देखो एंटी साइक्लोन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो एयर सर्कुलेशन होगा, यहां पर ये जो एयर सर्कुलेशन होगा, ये हाई प्रेशर जो है ये बीच में होगा, इसके चारों तरफ जो वायु राशियां हैं वो घूमेंगी। ठीक है, तो यहां पर प्रति चक्रवात क्या है, उच्च दाब के चारों तरफ जो वायु राशियां है उनका सफेदाकार या गोलाकार घूमना, ये कहलाएगा। और एक जब निम्न दाब था, निम्न दाब के चारों तरफ जो वायु राशियां घूम रही थी, इसको हमने चक्रवात कहा था। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात का एक डिफरेंस तो हमें यही समझ में आ गया। अब यहां पर देखो हाई प्रेशर कंडीशन एट द सेंटर, हमने देखा प्रति चक्रवात मतलब हाई प्रेशर कंडीशन एट द, ठीक है, एट द सेंटर। अब इसका भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हम देख लें। अगर हम यहां पर नॉर्थ और साउथ देखें, अब देखो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसके अपोजिट कर दो, यहां पर क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा प्रति चक्रवात का, और साउथ की बात करेंगे तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, साउथ में दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी, घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये यहाँ पे मैंने आपको बता दी। ये क्लियर हो गया बच्चों, प्लीज लिख दो, बता देना कि हाँ मैम साइक्लोन जो है, एक ना एक स्टूडेंट तो इतना भला होगा ही कि वो लिख दे इस चीज को कि मैम साइक्लोन एंटी साइक्लोन क्लियर है। और ये जो साउथ और नॉर्थ वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं इसमें, है ना, बहुत मुश्किल से ये चीजें समझ में आती हैं। और एक बार अगर समझ में आ गई तो कोशिश करो इनको रिवाइज कर करके आप इन इंफॉर्मेशन पर अपनी ऐसी कमांड बना लो कि अगर क्वेश्चन आए आप भूलो ना। यहां से क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, डायरेक्शन से जो क्वेश्चन है वह आ चुका है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर, है ना, किस कहां पर लो प्रेशर होगा, उसके चारों तरफ जब सर्कुलेशन होगा उसको क्या कहेंगे, अगर वही हाई प्रेशर है तो उसके तरफ सर्कुलेशन को क्या कहेंगे। या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि यहां पर आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिए जाए अबाउट साइक्लोन, और यहां पर लिख दिया जाए कि रैपिड इनवर्ट एयर सर्कुलेशन अराउंड हाई प्रेशर एरिया। अब आप समझ गए कि साइक्लोन है, चक्रवात है, तो यही हाई प्रेशर नहीं बल्कि लो प्रेशर एरिया की तरफ जो एयर सर्कुलेशन है वह हो रहा है। ठीक है, देखो पेपर 3 से, पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से आपका ये जो आप इसका देख लें, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी, ये सारी चीजें आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ती है। आपका जीएस का जो पेपर 3 है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। अब मैं आपको बताती हूं एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लें, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा करो, 8 घंटे पढ़ते हो तो आज 9 घंटे पढ़ना। ठीक है, और ये सारी चीजें भी क्लियर करना। अब देखो डिजास्टर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। याद रखना कि ये जो साइक्लोन से इनसे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, पूरे की पूरे अगर हम शहरों की बात करें, कोस्टल एरियाज की बात करें, तो वहां पे सारी जो चीजें हैं वह उजड़ जाती है। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, तो साइक्लोन्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से, ये एक लो प्रेशर का एरिया बना होगा। ठीक है, कैसे बता देते भविष्यवाणी करने वाले, जो
मौसम पूर्वानुमान कर रहे हैं, वहां पे वो विभाग जो है वे कैसे बना देते हैं कि यहाँ से जो पवने हैं वह गर्म होकर, जो वायु राशियां हैं वह गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं। गर्म होकर अगर ऊपर उठ जाएंगे, खुद सोचो नीचे जो एयर है वह कम बचेगी ना, तो लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। लो प्रेशर का एरिया कहाँ बनेगा? जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। ध्यान से सुनो, लो प्रेशर का एरिया कहाँ क्रिएट हुआ? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा था। ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है? टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि चक्रवात के उत्पत्ति के लिए एक आइडियल जो कंडीशन है वह क्या होंगी? टेम्परेचर का इंक्रीज होना, और अगर हम ओशियन सरफेस की बात करें, समुद्री सतह की बात करें, 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, ऐसे में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, स्पेशली जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनके ओरिजिन के लिए बहुत ही आइडियल कंडीशन है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है? हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग से सी जो सरफेस है उसका टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है। यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था यहां पर कि ये जो साइक्लोन है इनकी फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई है, बारंबारता अब क्यों हो गई है? यही बातें तो बतानी थी इनकी। अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है वह क्यों इंक्रीज हो गई है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसी दशाएं बन रही हैं कि समुद्री सतह का जो तापमान है वह बढ़ जाता है, और यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस, वैसे 28 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुंच जाए तो इस तरह के लो प्रेशर के जो एरियाज है वे क्रिएट होने लगते हैं। और लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर जहां पर होता है उसकी तरफ से पवनें जो है वह दौड़ती हैं, और ये कैसे घूमने लगती है? सर्कुलर, है ना। और ये हम देखेंगे कि ये चक्रवात जिस तरफ से जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन, एक तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो हमारा कोस्टल एरिया, ये हो गया आपका अरब सागर। ये मत बोलना मैम इंग्लिश में लिख दो, अरे भाई ठीक है, अरेबियन सी खुद लिख लो, ठीक है, आप भी लिख लो, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो। तो अरब सागर, अरेबियन सी की बात करेंगे, यहाँ पर हम बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे। कुछ बच्चे वरना लिख देते कि बताओ टीचर थे और ऐसे बोल दिया, बे ऑफ बंगाल बताना चाहिए था। हाँ भाई मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने बे ऑफ बंगाल और इसकी बात कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि क्यों बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो जो हमारा ईस्टर्न, जो हमारा पूर्वी तट है, ईस्टर्न कोस्टल है, इसको ज्यादा हिट क्यों करते हैं ये साइक्लोन? यहां पर जो है ज्यादा हिट, आपको पता है कि ये वाला जो एरिया है ना फ्रेंड्स, 58% जो साइक्लोन्स है वह यहां पर हिट करते हैं। बाकी कुछ कुछ खत्म हो जाते हैं, जैसे हमें पता है कि साइक्लोन जो है काफी दूर बना, यहां तक नहीं आ पाएगा, तो पता चल जाता है कि ये साइक्लोन बगल से गुजर जाएगा या किसी और देश चला जाएगा, ये लो प्रेशर का एरिया। तो लेकिन अगर ये हम इनकी बात करें, 58% ऐसे उठते हैं जो कि ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है उसको हिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 वर्षों में अगर हम कहें तो 12 ऐसे ज्यादा चक्रवाती तूफान आ चुके जिन्होंने हिट किया। फॉर एग्जाम्पल अम्फान, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु से फानी जो तूफान है वह टकराया था। अब ऐसे ही हम देखेंगे बच्चों, अगर हम अरब सागर की बात करें तो यहां से जो टकरा रहे हैं ना वो तुलनात्मक रूप से काफी कम है। कंपैरिजन अगर हम बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की बात करें, लगभग 25%, लगभग 25% ही ऐसे होते हैं जो कि इस ईस्टर्न हमारा जो कोस्टल एरिया है उसको हिट करते हैं, ठीक है। अब देखो तो क्वेश्चन क्या है, हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि यहां ज्यादा आ रहे हैं, अरेबियन जो सी है इसमें कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों? याद रखना कि यहां पर अगर हम वाटर टेम्परेचर की बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल में जो वाटर टेम्परेचर है ना वो ज्यादा है, ये बढ़ जाता है। और अगर हम अरेबियन की बात करेंगे तो यहाँ का जो वाटर टेम्परेचर है ये उतना नहीं बढ़ता अगर हम कंपैरिजन देखें बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और दूसरा, अब देखो, अब एक और क्वेश्चन, अरब सागर में ज्यादा क्यों आने लगे हैं? इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, साइक्लोन के नाम कैसे रखे जाते हैं ये भी यूपीएससी पीटी में पूछ चुका है। अगर देखो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, अगर इस तरह की आपदाएं आ रही है तब क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे। आपको बताया कि साल भर, 1.5 साल से ज्यादा हो गया रूस और यूक्रेन के युद्ध को चलते, और इस बार यूपीएससी
यूपीएससी ने वर्ल्ड मैप में क्वेश्चन क्या पूछा कि यूक्रेन के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं। अगर साल भर में 365 दिन थे आपके पास, अगर आप इतना भी नहीं सोच पाए कि मैं कम से कम मैप में ये तो देख लूं कि जो यूक्रेन है उसके चारों तरफ और कौन से देश हैं जो प्रभावित होंगे कहीं ना कहीं इससे, अगर आपने इतनी जरूरत महसूस ही नहीं की, तब कैसे प्रिपरेशन करोगे। यही तो है कि आपने करंट अफेयर देखा, आपने बेसिक से कवर कर लिया। तो अब देखो कि यहां पर अरब सागर की हम बात करेंगे कि अब जो है अरब सागर में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? पहले तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता नहीं था बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है अगर मान लो 5 तूफान आते हैं, 5 साइक्लोन्स आएंगे, 4 आएंगे बे ऑफ बंगाल से और 1 आएगा अरेबियन सी से, अब जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो 5 और 2 की हो गई, है ना, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है। हम देखेंगे बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें, इसमें से लगभग 60% क्यों कोस्टल एरिया को हिट कर जाते हैं हम देखते हैं, और यहाँ पर ज्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ का जो वाटर है वो उसकी कंडीशंस जल्दी बढ़ जाती है, वार्म हो जाता है, मॉइस्चर जो है, तो वाटर और मॉइस्चर दोनों चीजें, दोनों कंडीशन जरूरी होती है इसके लिए। एक बार और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें, यानी जो आपका 0 डिग्री है, इक्वेटोरियल की अगर हम बात करें, है ना, जो 0 डिग्री के आपके 0 से लेके आपका 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ है, यहां पर ज्यादातर जो चक्रवात है वे नहीं आते। क्यों ज्यादातर जो चक्रवात है वे नहीं आते? क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। इन क्वेश्चंस को यहां सॉल्व नहीं करवाऊंगी, इन क्वेश्चंस को जब हम अब नेक्स्ट एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे उसमें कई और ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जिन बच्चों ने इस तरह का और बेसिक पढ़ लिया हो, स्टैंडर्ड पढ़ लिया हो, क्लास 11 का भी ज्योग्राफी पढ़ लिया है, उनसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। याद रखना कि ज्योग्राफी में खुद पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना, जो क्वेश्चन आप पीटी में देखते हैं ज्यादातर सॉल्व हो जाएंगे, और जो सॉल्व नहीं हो रहा वो किसी से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, आपको याद है ना कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सब पढ़ा चुकी हूं मैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव, एक तो आपसे क्षेत्र पूछ लिया और दूसरा आपसे व्यापारिक पवनों का प्रकार, जो ट्रेड विंड से, वहां से क्वेश्चन आ गया। प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड ज्यादा उष्ण होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्लाइमेट की बात की, जब हम पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को पढ़ लेते हैं तब आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, ठीक है। शीतोष्ण क्षेत्र में, मतलब शीतोष्ण जहां पर हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं और यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन की बात हो रही है ना, तो जो टेम्परेट जोन है वहां के पश्चिमी खंडों की तुलना में पूर्वी खंड ज्यादा गर्म होते, ज्यादा उष्ण होते हैं। सो यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन है वे क्लाइमेट वाले टॉपिक से आते हैं, बट यहाँ पर आपको इसके लिए जो वर्ल्ड क्लाइमेट है उसको पढ़ना होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इन द ट्रॉपिकल जोन। देखो कुछ क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में रह जाएंगे तो याद रखना वो कॉन्सेप्ट आपको बार बार परेशान करेंगे, अरे मैम ने ये नहीं बताया, क्वेश्चन बता दिया था, है ना। जैसे कि अभी मैंने बीच बीच में आपके लिए कुछ चीजें छोड़ी हुई हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जैसे कि इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन, है ना, owing to the influence of the trade winds, and temperate zone westerly make the eastern section of the ocean warmer than the western section। तो यहाँ पर आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट है वह बताना है। एक और टॉपिक सुन लो, एक और टॉपिक नहीं, क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया था, जेट प्रवाह केवल उत्तर में होते हैं, केवल कुछ चक्रवात का केंद्र ही वाताक्षी उत्पन्न करेगा। चक्रवात की अक्षांश जो देखो यहाँ पे इनसाइड द आई की बात हो रही है, मतलब इनसाइड द आई मतलब जो बीच वाला एरिया होगा, इनसाइड द आई या वाताक्षी के अंदर यही बात होती है कि बस इतना गंदा यूपीएससी ट्रांसलेशन करता है कि अगर इंग्लिश नहीं देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। वाताक्षी के अंदर तापमान जो है वह आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा। तो यहाँ पर जेट प्रवाह जब हम आगे जाके मानसून में पढ़ेंगे तब आपको बन जाएगा। यहाँ पर चक्रवात और ये सारी बात हमने थोड़ी बहुत की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम ऑक्यू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर only some cyclone develop an eye, the temperature inside the eye of cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than of the surroundings, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर ट्रॉपिकल की बात हो रही है, ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डू नॉट ओरिजिनेट। देखो ये मैंने आपको बताया था कि आखिर क्यों यहाँ पर एक ऐसा एरिया बनता है कि यहाँ पे जो साइक्लोन है वह ओरिजिनेट नहीं होते, है ना। क्या इसका कारण है? क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर आर लो,
बिकॉज ऑफ जो ITCZ है ये ऑक्यूर होगा, ये बिरले होंगे, एंड कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा, वीक होगा, एब्सेंस ऑफ लैंड इन दोज रीजन है, यहाँ पर भूमि नहीं होती। एक और क्वेश्चन देखो, जब हम वेस्टर्ली की बात करेंगे है ना, और बाकी हम तो यहाँ पर ये वेस्टर्ली से क्वेश्चन भी पूछा गया था 2015 में। और एक और क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की सतह से अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ हाइट के साथ साथ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वह कम होगा। क्यों कम होगा? तो इसमें से एक पॉइंट तो आपने सीधा सीधा आपको बन जाएगा, ऊपरी वायुमंडल में हवा जो है वह कम घनी होगी। अगर हम हाइट जो है वह इंक्रीज करेंगे तो जो एयर प्रेशर या फिर एयर डेंसिटी है वह डिक्रीज हो जाएगी। क्या ये सही है? आप इस आज के चैप्टर से ये तो समझ गए। सेकंड देखो, अगर हम ऊपरी वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है वह ज्यादा होगी, और वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर ही गर्म हो सकता है। ये इसमें क्या कहा गया है? ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और जो सन से जो रेज आती हैं, क्या इनसे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वह गर्म होगा? इनसे गर्म होगा, या फिर ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये केवल उन रेस से गर्म होगा जब पृथ्वी गर्म हो जाएगी और इससे ये हीट वेव्स निकलेंगी? तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा वायुमंडल, ये दोनों ही पॉइंट इस आपके चैप्टर में है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कि जो हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है वह सूर्य से गर्म नहीं हो रहा है, बल्कि जब पृथ्वी गर्म हो रही है उससे जो रेज निकल रही हैं उससे वायुमंडल हमारा गर्म हो रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आगे आपको सॉल्व कराऊंगी क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है। एक्सरसाइज देख लो बच्चों, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, which two gases make the bulk of the atmosphere, nitrogen, oxygen, 17, 8 and 21%, which gas create greenhouse effect, CO2, what is weather, एक लॉन्ग टर्म फेनोमेनन होगा या फिर शॉर्ट टर्म? वेदर की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है ना, मौसम तो एक दिन में 4 बदल गए, तो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म फेनोमेनन होगा। नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड व्हाट इज एयर प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा देखो, आपको ये करेक्ट द आंसर एक बार देख लेना है, मैच द फॉलोइंग देख लेना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आपका बच रहा है कि जब हम विंड की बात करेंगे, है ना, विंड जो है वह क्या होगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो एयर जा रही है ना, या फिर हिंदी में हम कहें जो गतिशील वायु है वही पवन है। और बेसिकली जब हम इसका नाम रखते हैं, नाम हम कैसे रखते हैं, किस डायरेक्शन से ये आ रहा है? अब वाइंड इज नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज, जिस तरफ से ये वायु बह रही है वहां से हमने इसका नाम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम जिसको पश्चिमी पवने कहते हैं या पछुआ पवने कहते हैं, वो चूंकि वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, सो दैट्स व्हाई हमने उसको वेस्टर्नली कहा, ठीक है, वेस्टर्नली कहा। अब देखो यहाँ पर कुछ जोन्स बन गए बच्चों। अगर हम विंड की बात करें तो ब्रॉडली इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पवने हैं इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसी पवने होती है जो कि साल भर चलती है, जिसको कि हम परमानेंट विंड्स कहते हैं, है ना, जिसको हम स्थायी पवने कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम ईस्टर्ली एंड वेस्टर्लीज की बात करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें समझना है। सीजनल वाइंड मतलब मौसमी पवने, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया में मॉनसून मौसमी होता है, मौसमी पवने, मॉनसून का मतलब क्या होता है? रिवर्सल जो वाइंड सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, और फिर जब ये प्रेशर एरियाज बदल जाते हैं, मौसम बदल जाता है, हवाएं बदल जाती है, ठीक है। तो आगे मैं इसको बताऊंगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो सीजनल की अगर हम बात करेंगे तो विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, मौसम के अकॉर्डिंगली इनका जो डायरेक्शन है वह बदल जाता है। अब फिर हम बात करेंगे लोकल विंड्स, है ना, लोकल विंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उत्तरी मैदान की बात करें, यूपी बिहार की बात करें, तो ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है इसमें गर्म हवाएं चलती है जिन्हें कि लू कहा जाता है। तो ये जो ड्राई लोकल विंड थी जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया, इसको हमने क्या कहा? यहाँ पर ये बहुत ही हॉट एंड ड्राई, तो ये पर्टिकुलर उस रीजन में है, इसलिए हमने उस लोकल में है, इसलिए हमने इसको लोकल विंड कह दिया, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह से जो पवन है उसको डिवाइड किया जाता है। अब देखो, चूंकि आपका ये जो क्लास का टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए ये वाला जो आपका डायग्राम है जो कि बेल्ट है विंड सिस्टम की, इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपको बता दूंगी कि किसे लो प्रेशर एरिया कहेंगे, डोलड्रम पेटी जिसको कहा जाता है, शांत पेटी, वो कहां पर होगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर कहां कहां क्रिएट होंगे, क्यों क्रिएट होंगे, है ना, इसके बीच में जो ये सर्कुलेशन होगा, कहां किसे फेरल और कहां किसे हेडलेस सेल कहा जाता है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट में देखेंगे। साथ ही जो
रेनफॉल की हमने बात की, तो जो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, चक्रवातीय वर्षा होगी, जो रिलीफ या पर्वतीय वर्षा होगी, या जो आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी, संवहनीय वर्षा जो कि विषुवतीय क्षेत्रों में होती है बिकॉज ऑफ ज्यादा टेम्परेचर, वो क्या होता है, इन तीनों को मैं आपको नेक्स्ट में बता देती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से देख लो हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें। हमने बात की एयर की, कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की, वेदर एंड क्लाइमेट की, है ना, इन सभी की हमने चर्चा कर ली। साइक्लोन के बारे में भी और ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस आपको बताए। कंपोजिशंस में हमने देखा कि कौन सी ईयर है, O2 की साइकिल हमने देखा कि अगर ह्यूमन और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो जिस O2 का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर जो ट्री है वह इसको रिलीज कर रहा है ना, CO2 जो है वह ट्रीज ले रहे हैं अपना भोजन बनाने के लिए, टू मेक देयर फूड। जब तक इनमें बैलेंस है तब तक चीजें ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बैलेंस हिल जाता है तब ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो कॉन्सेप्ट है वह आते हैं, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ फैक्ट्री स्मोक, बर्निंग फ्यूल। साथ ही मैंने आपको 21 का क्वेश्चन बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या है और क्योटो प्रोटोकॉल ने किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए वर्क किया। ठीक है, बाकी आपको ये सब पढ़ लेना है बच्चों, ये सब भी मैंने आपको बीच बीच में बता दिया है कि सारे ये जो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट्स थे ये आपको देख लेना है। वेदर एंड क्लाइमेट की हमने बात की, वेदर मतलब जो ड्रामेटिकल चेंजेस हो जाते हैं, और एक लॉन्गर पीरियड की जब हम बात करेंगे ये आपका क्लाइमेट होगा। क्लाइमेट एंड वेदर की हम बात करेंगे, यहां पर यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, एक स्टार लगा दी तो आपको याद रहेगा। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम वेदर एंड क्लाइमेट की बात करते हैं तो इन दोनों के क्या एक ही जैसे एलिमेंट है, तत्व है? डेफिनेटली, है ना, वही एयर प्रेशर, वही टेम्परेचर, वही मॉइस्चर, वही विंड, ये सभी क्लाइमेट एंड वेदर दोनों के ही एलिमेंट्स होंगे। हाँ, इन दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस है फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म का होगा। इसके अलावा एयर प्रेशर की हमने बात की, एक मच द फॉलोइंग देखा, विंड सिस्टम की बात की, टाइप ऑफ रेनफॉल, साइक्लोन, है ना, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की भी बात की। साइक्लोन मतलब लो प्रेशर के चारों तरफ जब एयर सर्कुलेशन होगा, और जब हम इसको चेंज कर देंगे हाई प्रेशर के चारों तरफ जब ये सर्कुलेशन होगा। ठीक है, और इसके अलावा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इसका जो डायरेक्शन है, पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इसको जोड़ लेना। ठीक है, साथ ही यहां पर मैंने और भी आपको 2-3 क्वेश्चंस बताए कि अगर यहां पर देखो हमने साइक्लोन की बात कर ली और इंडिया का ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया है उसमें ज्यादा हिट करेगा, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन है वे ज्यादा ओरिजिनेट हो रहे हैं कंपैरिजन अगर हम अरब सागर की बात करें। अरब सागर में 25% ही ऐसे साइक्लोन है जो कोस्टल एरिया तक पहुंचते हैं, उसके पहले ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब अरब सागर में जैसे कि अगर 5 तूफान आए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर याद रखना कि 4 जो है वह हमारे ईस्टर्न कोस्टल पार्ट में आएंगे, केवल एक तूफान जो है वह हमारा जो पश्चिमी तट है उसको हिट करेगा। और यहां पर जो वेदर कंडीशंस हमने देखी कि जो आपका वाटर टेम्परेचर है और जो आपका मॉइस्चर है ना, इसके चलते बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन है वे ज्यादा ओरिजिनेट हो रहे हैं, अरब सागर में ये कम है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो हमने प्रपोर्शन देखा था वो बढ़ चुका है। ठीक है, ये साइक्लोन था और कुछ क्वेश्चंस बताए जो कि हम नेक्स्ट में कर लेंगे, है ना, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हमने इस क्लास में नहीं देखे। फिर तो मिलते हैं, क्लास आपको बहुत ध्यान से देखनी है क्योंकि बहुत सारे अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी आपने बीच में जो कॉन्सेप्ट है वह मिस किया तो पूरा आगे का आपका जो टॉपिक है वह खराब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच।